रात को घर वापस आए, बीवी बच्चों के हमरा डिनर किया। आपका ताल्लुक मीरठ से, सर सैयद अहमद खान के ख़ानदान से, लेकिन आप सेटल्ड यूके में हुए, तो एक दूसरे को पसंद कैसे आ गए? क्या चीज़ एक दूसरे की अच्छी लगी? वलीद जो है वो बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है। मुझे इतना ज़्यादा अल्लामा इकबाल के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं था, तो आई थिंक वलीद के लिए वो एक्चुअली कोई नई चीज़ था कि कोई उसको मिल रहा है और वो उनको इतना ज़्यादा, वो मैं वलीद को देख रही थी बनिस्बत के ख़ानदान और ये सारे चीज़ें, तो आई थिंक वो शायद वो उसको पसंद आया था। आई डोंट नो। लड़ाई किन बातों पर होती है? लड़ाई कभी हुई है? हाँ होती है होती है छोटी चीज़ें के ऊपर ज़्यादा एक्चुअली, अब इसलिए कि वो इतना मसरूफ़ है। मैं ज़्यादा, हमारा लड़ाई ज़्यादा ये होता है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ आपको गुजारना चाहिए। आपको इनकी सियासत अच्छी लगती है? जब मैं वलीद से मिली थी, मुझे ये मालूम था कि एक दिन उसको वापस आना है, उसको काम करना है पाकिस्तान के लिए। आपके वालिदैन, आपकी फैमिली इंडिया में होगी, कुछ यूके में होगी, आप यहाँ अकेले हैं। एक्चुअली जब हम पहले यहाँ आए थे, मैं थोड़ा सा वो डिप्रेस हुई थी कि हम कराची क्यों नहीं शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए कि मेरे सारे वो ख़ानदान वाले कराची में थे। अगर हम कराची शिफ्ट हुए तो फिर हमारा ख़ानदान बहुत बड़ा है, वलीद का ख़ानदान भी बहुत बड़ा है, अल्लामा इकबाल की तरफ से नहीं लेकिन इनकी अम्मी की तरफ से, और हमारे ख़ानदान भी इनके ख़ानदान आई थिंक इनसे भी ज़्यादा है। तो आई थिंक ये बेहतर था कि हम लाहौर शिफ्ट हुए, इसलिए कि फिर मैंने ज़्यादा कोशिश किया लोगों से मिलने के लिए और एक नई ज़िंदगी बनाने के लिए। अल्लामा इकबाल के पड़पोते हैं, ज़िंदगी में क्या बनना चाहेंगे? अभी पता नहीं है मैंने क्या बनना है। अभी तो मैं सोच रहा हूँ। फैसला नहीं किया? अभी फैसला नहीं किया जी, बिल्कुल। अपने वालिद की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है अपनी फैमिली की, और किस पे ज़रा थोड़ा सा इन पे तनकीद भी करते हैं? मेरे अब्बू तो वो मतलब कि हमारे लिए सारा कुछ करते हैं, काम करते हैं, सारा वो मदद करते हैं घर पे भी सारों की, ख़ानदान की बहुत देखभाल भी करते हैं, इसलिए मैं उनको बहुत हाई रिगार्ड में समझता हूँ। और कोई तनकीद भी है आपकी? नहीं, बस कभी कभार घर आ जाएं बस। आई थिंक हम सब ये कहते हैं। आपको अल्लामा इकबाल की शायरी, शेरो शायरी, उसके बारे में कोई दिलचस्पी है? पता है आप तो अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ते हैं। जी नहीं, दिलचस्पी तो है। पिछले साल मैंने अल्लामा इकबाल के बारे में एक प्रोजेक्ट भी किया था स्कूल में। फाइनल कोई पोर्टफोलियो बनाना था ना, कोई प्रोजेक्ट बनाना था, तो मैंने ना अल्लामा इकबाल के बारे में बहुत रिसर्च किया था कि उन्होंने मतलब कि पोइट्री उन्होंने बनाई थी ना, वरना बच्चों के लिए वो कि बड़े होके क्या बनना है, क्या करना चाहिए, वो शाहीन के बारे में जो उन्होंने बातें भी की हैं, वो पढ़ के मैंने ना पूरा प्रोजेक्ट किया था उनके बारे में। तो आप इस पे प्राइड फील करते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं? इकबाल के पड़पोते हैं जी। जब भी कहते हैं आपको? बिल्कुल, लोग कहते हैं, जब भी मैं मिलता हूँ लोगों से वो कहते हैं कि ओ आपने बड़े होके ये करना है, अल्लामा इकबाल के बारे में बातें आपने तो करनी है, अल्लामा इकबाल के बारे में टॉक्स। आप किस तरह फील करते हैं कि आप अल्लामा इकबाल के पड़पोते हैं? I mean, he's a good father, but he's just not around that much. But I can't blame him because he has a lot of work to do. But he goes to the office most of the day and he comes back and he's doing work on his laptop as well. There's not that much time for us to actually get to know him that much. But when there is, it's really fun. मैं नीचे जाती थी दादा के पास, मैं टीवी ऑन करके कार्टून बैठ के देखती थी और दादा टॉम एंड जेरी मेरे साथ देखता था और हंसता था। बहुत एंजॉय करते थे कार्टून्स। कोई पोइट्री आती है? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शामा की ज़ूर होताया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से यूं ही ना हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। बरगद के नीचे कुछ उगना मुश्किल होता है। इकबाल और जावेद जैसे बड़े नामों की मौजूदगी में वलीद के लिए चैलेंज तो है कि अपना मर्तबा बनाए।
बिल्कुल मुश्किल है जी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे मैं ये भी महसूस करता हूँ कि मेरे से बहुत ज़्यादा, कहीं ज़्यादा चैलेंज और दुश्वारी और बोझ मेरे वालिद पर था। और दोहरा चैलेंज पहला कि एक अजीम शख्स का बेटा होना, पोता तो चलें एक जनरेशन आगे होता है, तो एक तो बेटा होना वो, और दोहरा चैलेंज दूसरा कि बिल्कुल छोटी उम्र पे माँ बाप का साया सर से उठ जाना। उस दोहरे चैलेंज को जिस तरह मैंने अपने वालिद को अबूर करते देखा है, मैं समझता हूँ कि कोई भी स्ट्रगल, कोई भी बरगद का साया, कोई भी चीज़ जो है वो उसके आगे जो है वो एक फ्रैक्शन तक भी नहीं होएगी जो मुझे जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और मैं अपने वालिद को ट्रिब्यूट पे करता हूँ। और मेरी वालदा भी अक्सर कहती हैं कि जो भी कुछ हमें अल्लाह ने दिया है तुम्हारे दादे की दुआ है। एक नज़म में मेरे वालिद को वो उन्होंने मुखातिब करते हुए कहीं कहा हुआ है कि मैं तो कब्र में भी तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। मुझे पता है कि वो दुआ मेरे साथ भी है, आगे अपने औलाद के लिए और सब के लिए। और मुझे कभी कोई खौफ या घबराहट या किसी किस्म का प्रेशर या बोझ नहीं है कि मैं किसी पे पूरा नहीं उतर सकूँगा। मुझे यकीन है उस दुआ के साथ जो भी अल्लाह करेगा सुरखरू करेगा मुझे। अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े और शायरी के हवाले से बहुत से गलत नज़रियात फैल चुके हैं। कौन सी बात पर सबसे ज़्यादा दुख होता है? सोशल मीडिया के ज़रिए जितना ज़्यादा जो ऐसा बेहुदा ऑब्नॉक्शियस अपना थर्ड क्लास कलाम जो है, जो कभी अल्लामा, मैं समझता हूँ कि वो डूब मरे, वो उनसे मंसूब कर दिया जाता है कि ये अल्लामा का कलाम है। और ये अभी सवाल उठ रहे हैं बड़े कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो कुछ कवानीन और कुछ पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। मैं समझता हूँ वो इसी किस्म की चीज़ों के लिए हैं कि उसमें फेक न्यूज़ ना हो। मुझे बड़ी चुभती है वो बात कि मेरे ग्रैंडफादर के कलाम, जब कोई कलाम मंसूब नहीं है उनसे मंसूब करके, और लोग वसूख से कहते हैं अल्लामा ने कहा फ़लाँ, अल्लामा ने कहा फ़लाँ, और मतलब कोई वज़न नहीं कोई। और अल्लामा इतने परफेक्शनिस्ट थे, अगर आप उनको जानते हो, उनके कलाम को, उनके उसको, तो शायरी को अपनी को कई दफ़ा दुरुस्त करते थे। बिल्कुल कई दफ़ा, और डिस्कार्ड कर देते थे, अंगीठी में फेंक के जला देते थे कि ये ठीक नहीं है, एक कॉमा इधर से उधर नहीं हुआ, ये वो। तो सबसे ज़्यादा मुझे, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि मुझे पता है कि उनको क्या लगेगा कि अगर उनको पता होता कि इस तरह सोशल मीडिया और इस तरह से लोग क्या जो चाहें उस पर लिखते हैं। तो ये जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादती है अल्लामा इकबाल के साथ, बहुत तकलीफ़ पहुँचती होगी उनकी रूह को, और मुझे भी बड़ा उससे दुख होता है। बानियाने पाकिस्तान के वारिस की हैसियत से ज़िम्मेदारी तो महसूस करते होंगे, अपने बच्चों को क्या बनाएंगे? जी, मैं अपने बच्चों को जो कुछ वो चाहेंगे वो बने। मैं उसी तरह से उनकी परवरिश करूँगा जिस तरह हमारे वालिद ने हमारी परवरिश की, कि कभी कोई नसीहत नहीं की कि ये बनो या वो बनो, हमेशा दोस्त की तरह समझा और ज़ाहिर है एक ज़िम्मेदारी बताई। और मुझे ख़ास जो बात याद आती है अपने वालिद की तहरीर, जो अपना गरीमा चाक है उससे, क्योंकि अब अक्सर हमारी पार्टी गवर्नमेंट में है और मैं अक्सर गवर्नर हाउस गया होता हूँ लाहौर में, और वहाँ सबसे पहला अगर दाखिल हूँ आप बड़े कमरे में जाने से पहले तो सरदार अब्दुल रब निश्तर का पोर्ट्रेट लगा हुआ है। वो भी गवर्नर थे, आज़ादी के बाद मेरे ख्याल पहले गवर्नर वही थे। तो मुझे, हाँ जी, मूडी के बाद, हाँ मेरे ख्याल मेरे वालिद ने मूडी से वो तमगा लिया था 49 में। तो उन्हें पैगाम आया कि गवर्नर साहब ने याद किया, सरदार अब्दुल रब निश्तर साहब ने। तो वो वहाँ गए, 25 साल उनकी उम्र थी। तो उनसे सरदार साहब ने, गवर्नर साहब ने यही कहा कि आपको पता है कि कायद आज़म की कोई औलाद नरीना नहीं है, और आप अल्लामा इकबाल की औलाद नरीना है, और आप मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैंने आपको सिर्फ इसलिए यहाँ पे दावत दी थी कि मैं आपको ये बात कह सकूँ कि आप मुल्क से बाहर कभी किसी ऐसे काम में ना पड़िएगा, कोई ऐसी चीज़ ना करिएगा जिससे आपको शर्मिंदगी हो, जिससे आपके ऊपर कोई उंगली उठाए, क्योंकि वो आपके वालिद के ऊपर और आपके मुल्क के ऊपर उंगली उठेगी और आपके मुल्क का नाम बदनाम होगा। इसलिए ख़ास ख्याल रखिएगा। अब ये बात मेरे जहन में इस तरह से, बस मैं जब गवर्नर हाउस जाता हूँ, कोई मिलता है, मैं वो तस्वीर देख कर यही बताता हूँ कि मेरे वालिद को निश्तर साहब ने यह कहा था।